आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मार्क्सिस्ट अप्रोच देखेंगे, मार्क्सिस्ट अप्रोच ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। आपको बता दूं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट मार्क्सिस्ट अप्रोच है। आज जो हम किताबें पढ़ रहे हैं भारत की, मार्क्सिस्ट का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। यूपीएससी के लिए जो आप किताब पढ़ते हैं, बिपिन चंद्रा वो मार्क्सिस्ट थे, लेफ्टिस्ट थे। रोमिला थापर, इरफान हबीब, इन सब ने भारत के लिए लिखा है और बहुत ही बढ़िया लिखा है। कुछ चीजों पे क्रिटिसिज्म है, लेकिन इन्होंने भारत का बहुत अच्छा वर्णन किया है। तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी की बात करें, क्योंकि हम इंडियन अप्रोचेस टू इंडियन हिस्टोरियोग्राफी देख रहे हैं और इसके बाद फाइनली ये मॉड्यूल खत्म हो जाएगा। मतलब ये नहीं, अभी 4 लेक्चर और है। 30 अगस्त तक मैं आपको बता रहा हूं कि ये पहला मॉड्यूल खत्म होगा। 2 मॉड्यूल और बचे हैं। एक मॉड्यूल, अभी 2 मॉड्यूल कंप्लीट हो गए हैं। मॉडर्न इंडिया के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको सब बता दिया है, 1757 से लेकर 1947 तक, वो आप देख लीजिएगा। तो इसके बाद 2 मॉड्यूल और बचे हैं। तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी की हम बात करेंगे। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, अभी फॉलो करो जाओ। स्टडी ग्लोज मेरा टेलीग्राम चैनल है और यहां पे आप पीडीएफ ले सकते हैं। चलो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं बिगिनिंग्स की, शुरुआत कहां से हुई। देखो, हमने कार्ल मार्क्स की बात की थी, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी की तो बात की ही हुई है। यहां पे हम देख रहे हैं इंडियंस को, इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट्स को, इंडियन सोसाइटी को मार्क्सिस्ट कैसे देखते थे। अब दोस्तों, 2 बुक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसने मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी इन इंडिया की शुरुआत की। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोलने वाला हूं। एक है इंडिया टुडे, आई फॉर इंडिया, टी फॉर टुडे। ये है आर पाल्मे दत्त। अब इनको आप याद रखेंगे, आर पाल्मे दत्त। और जो मैं इसमें अभी बता रहा हूं शुरुआत में, बिगिनिंग्स अभी मैं कवर कर रहा हूं, बिगिनिंग्स में आप इनको, आर पाल्मे दत्त को याद रखेंगे, क्योंकि पूरे लेक्चर में हम इनकी बात करते रहेंगे। ठीक है, आर पाल्मे दत्त की बात करें, इन्होंने लिखी थी सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। सॉरी, अरे यार, नहीं, इंडिया टुडे लिखी थी आर पाल्मे दत्त ने, और सोशल बैकग्राउंड फॉर इंडियन नेशनलिज्म लिखी थी AR देसाई। तो इन दोनों को आप याद रखिए। अब इंडिया टुडे जो है वो 1940 में हम देखते हैं इसको पब्लिश किया गया, और उसके बाद फिर दोनों बुक को 1940s में ही पब्लिश किया गया था। अब यहां पे इनका स्टैंड पॉइंट क्या है, पाल्मे दत्त और देसाई ने क्या बताया है भारत के बारे में। यहां से शुरुआत होती है कि मार्क्सिस्ट इंडिया को कैसे देखते थे, और यहां से डेवलपमेंट की शुरुआत होती है मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। इंडिया के पॉइंट में बोल रहा हूं मैं, याद रखिएगा, इंडिया के कंटेक्स्ट पे। यहां पे ये बोलते हैं कि भैया जो ब्रिटिश रूल था इंडिया में, ठीक है, और जो इंडियन पीपल का स्ट्रगल था, ये नेशनलिस्ट था सबसे पहले तो, और वर्किंग क्लास मूवमेंट था। याद रखिएगा, इंडिपेंडेंस तक, 1947 तक ये नेशनलिस्ट मूवमेंट भी था और वर्किंग क्लास मूवमेंट भी था। अगर वर्किंग क्लास ज्वाइन नहीं करता, नेशनलिस्ट मूवमेंट होता ही नहीं। ये जो था, इसने इंडियन सोसाइटी के सारे एस्पेक्ट को कवर किया, इकोनॉमिक, सोसाइटल और पॉलिटिक्स, कॉलोनियल रूल में जो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे, इस मूवमेंट ने कवर किया। बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। कॉलोनियल इकोनॉमी की बात करें, प्रॉब्लम्स ऑफ पेजेंट्री, नेशनल मूवमेंट और कम्युनल प्रॉब्लम्स, सब कुछ कवर किया है इसने। यहां पे बताते हैं कि जो कॉलोनियलिज्म है, इंपैक्ट कॉलोनियलिज्म का क्या था, डिस्ट्रक्टिव भी था और रीजनरेटिव भी था। यानी कि यहां पे बहुत सारी चीजें रीजनरेट हुई, ब्रिटिशर ने हमको बहुत कुछ दिया भी और डिस्ट्रक्शन भी अच्छा खासा किया। यह शुरुआत है। अब हम इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं। दत्त की बात करें तो वो बताते हैं कि कॉलोनियलिज्म, क्योंकि मार्क्सिस्ट हैं तो उनका व्यू आपको पता ही है क्या होगा, कि कॉलोनियलिज्म और कैपिटलिज्म की वजह से भारत में गरीबी थी, देयर वाज पॉवर्टी। देखिए, मैंने आपको जो लेक्चर्स लिए हैं ना, मैंने स्पेक्ट्रम, मतलब मेरी जो मॉडर्न हिस्ट्री का रेफरेंस है, बिपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम, और थोड़ी मेरी जो अपनी नॉलेज है मैं इधर उधर से पढ़ता रहता हूं, काफी ज्यादा पढ़ता रहता हूं इनफैक्ट, वो मैंने आपको बताया इसमें। तो इसमें आप देखेंगे कि जो दत्त ने बोला है उसको आपको सीधा देखने को मिलेगा मॉडर्न हिस्ट्री में। कैसे? दत्त बोलते हैं कि कॉलोनियलिज्म और कैपिटलिज्म इज द मेन रीजन फॉर द पॉवर्टी इन द कंट्री। ब्रिटेन आया यहां पे क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था और ब्रिटेन ने प्लंडर करना शुरू किया। यहां पे दत्त पीरियडाइज करते हैं, और याद रखिएगा ये अभी भी किताबों में बताया जाता है। हम कॉलोनियलिज्म के 3 फेजेस, जो इंपीरियलिस्ट रूल था इंडिया में, उसके 3 फेजेस को पढ़ते हैं। पहला फेज क्या है, सबसे पहला फेज, और ये दत्त नहीं बोला है, तो पाल्मे दत्त ने पीरियडाइज किया है कि ब्रिटिश जो भारत में आया, ब्रिटेन भारत में आया,
उसको हम फेजेस में बांटेंगे। तो सबसे पहला फेज कौन सा है? मर्चेंट कैपिटल। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उसने 18th सेंचुरी तक कैसे कंट्रोल लिया। सेकेंड फेज आता है इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का, जो डोमिनेशन का फेज था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी प्रॉपर तरीके से स्टैब्लिश हो गई। और थर्ड फेज आता है 19th और 20th 1857 का, उसके बाद का, जब फाइनेंशियल कैपिटलिज्म आया। ये तीन चीजें बताई हैं, दत्त ने ऐसे डिवाइड किया है। मर्चेंट कैपिटलिज्म की बात करें तो मैंने भी बताया कि ईस्ट इंडिया का मोनोपोलिस्टिक ट्रेड, ये 1757 से लेकर 1857 तक, इनफैक्ट नहीं 1757 से लेकर पूरा ये सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी तक चलता है। ये हम देख रहे हैं जब ये लोग आए यहां पे और प्रॉपर तरीके से चीजों को अपने कंट्रोल में लिया, मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल लिया, इंडिया की वेल्थ को प्लंडर किया। बताया ना मैंने, सब कवर किया हुआ है, आप देख लीजिएगा। एम लक्ष्मीकांत के शुरू के 4 लेक्चर्स और मॉडर्न हिस्ट्री में तो मैंने सब बताया है कि कैसे यहां पे आए ये लोग। ठीक है, फ्री मार्केट के सर्च में आए थे, इंग्लिश इंडस्ट्रीज, और यहीं पे आके बस गए। फिर हम देखते हैं कि मोनोपोली, जो सेकेंड फेज शुरू होता है 1857 के बाद, मतलब 1757 से लेकर 1857 तक, जब यहां पे डोमिनेशन था इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का। इधर से गुड्स आने शुरू हुए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में आ गया था और एक के बाद एक करके भारत की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बर्बाद करना शुरू किया, जिसकी वजह से हमारे गरीबी बढ़ी। आप सब चीज इसको गरीबी से ही, क्योंकि दत्त बताते हैं कि यहां पे पॉवर्टी, देश में पॉवर्टी का रीजन ही कैपिटलिज्म और कॉलोनियलिज्म था। और आखिरी फेज आता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, नया स्टेज ऑफ इंपीरियलिज्म था ये, जब यहां पे क्या होता था कि ब्रिटिश गुड्स जो है ये कंटिन्यू करते गए, बहुत ही एग्रेसिवली कंटिन्यू करते गए। इसको फाइनेंशियल कैपिटलिज्म बोलेंगे, जब यहां पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी किया ब्रिटिशर ने। ठीक है, प्रॉफिट्स तो ले ही जाते थे, साथ ही साथ कैपिटल यहां पे इन्वेस्टमेंट भी किया। तो दत्त बताते हैं कि फाइनेंस कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो इंडिया का हुआ है वो 20th सेंचुरी तक पूरा डोमिनेंट रहा, कोट अनकोट। फाइनेंस, इस लाइन को लिख लीजिए, फाइनेंस कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया हैड बिकम द डोमिनेंट कैरेक्टर इन द 20th सेंचुरी। दत्त को कोट करते हुए आपको लिखना अपनी आंसर राइटिंग में, और ये काले पेन से लिख के आइएगा, इसको अंडरलाइन करके आइएगा, ये मार्क्स बहुत ज्यादा देगा, समझ रहे हैं? तो ये चीज है। फिर उसके बाद यहां पे बात करते हैं, मतलब ये 20th सेंचुरी का ये मॉडर्न इंपीरियलिज्म था। लेकिन मॉडर्न इंपीरियलिज्म की बात करें तो इसने कोई रेवोल्यूशनरी रोल जो है वो प्ले नहीं किया था। आप समझ रहे हैं? कहने का मतलब ये है कि मॉडर्न इंपीरियलिज्म जो है इंडिया में था, वो एक्चुअली में बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल था। यहां पे लग रहा था कि मॉडर्न इंपीरियलिज्म भारत को आगे बढ़ाएगा, लेकिन इसने भारत को रोक दिया। प्रोडक्टिव फोर्सेस के रूप में आप यहां पे देखेंगे, प्रोडक्टिव फोर्सेस तो थी ही नहीं ना यहां पे, तो पॉलिटिकल और फाइनेंशियल डोमिनेशन से भारत का डेवलपमेंट ही रुक गया, जिसकी वजह से हम देखते हैं रेवोल्यूशनरी फेज भी शुरू हुआ, भारत में मूवमेंट भी शुरू हुए। आप समझ रहे हैं? तो ये चीज। एक और दत्त का कंसर्न ये है कि इंडियन नेशनलिज्म के बारे में बताते हैं। आप इंडियन नेशनलिज्म को बहुत ही ध्यान से सुनना है। इंडियन नेशनलिज्म के बारे में बताते हैं दत्त कि 1857 का रिवोल्ट तो जो था ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उसका कैरेक्टर बहुत एसेंशियल था। लीडरशिप जो थी, क्यों फेल हुआ 1857 का, उस पर तो खैर 1857 में मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है, लेकिन जो लीडरशिप थी कंजर्वेटिव थी। अब देखो यहां पे कैपिटल, ये मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी आएगी। ये बताते हैं इंडियन नेशनलिज्म को ये डोमिनेंट लीडरशिप के रूप में देखते हैं। यहां पे फ्यूडल फोर्सेस काम कर रही थी, हालांकि फ्यूडलिज्म, अभी डिबेट इन फ्यूडलिज्म पे मैं अभी आऊंगा। फ्यूडल फोर्सेस काम कर रही थी, यानी कि जो लीडरशिप थी ये तो ऊपर क्लास के लोग थे, बुर्जुआ थे ये लोग, समझ रहे हो? ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बताते हैं, ये तो बुर्जुआ क्लास ने, ये तो अपर मिडिल क्लास जो थे, जो अमीर लोग थे, उन्होंने स्टैब्लिश की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेशनल कांग्रेस को एओ ह्यूम ने बनाया था, और किसने बनाया था? चलो 2 लोग थे ना, कमेंट बॉक्स में बता दूसरे का नाम। तो एओ ह्यूम के हिसाब से क्या था? ये तो सेफ्टी वैल्व थी ना भाई। ब्रिटेन जो भारत में कर रहा था, लोग गुस्सा रहे थे, तो यहां पे पहले क्या लगा, ब्रिटिशर ने इसलिए भी इंडियन नेशनल कांग्रेस को नहीं रोका कि ये लोग लोगों को कंट्रोल करने में काम आएंगे। देखो हुआ क्या है कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी 1885 में, 1885 में, दत्त क्या बताते हैं, तो मास का पार्टिसिपेशन नहीं था। मतलब शुरुआत के जो लीडर आए उन्होंने लोगों को दरकिनार किया,
लोगों से उनका डायरेक्ट रूल नहीं था। जैसे मैं यहां पे लेक्चर दे रहा हूं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करूं, लेकिन मैं अगर लोगों के बीच में ना जाऊं तो फिर क्या मेरा मूवमेंट सक्सेसफुल होगा? नहीं। लोगों का पार्टिसिपेशन आपको जरूरी चाहिए, बहुत मुश्किल, बहुत जरूरी है कि नहीं? और यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि 1905 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, तो अगर उस समय चुनाव हो जाते और लॉर्ड कर्जन और इधर इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर खड़े होते, आपको पता है कौन जीता? लॉर्ड कर्जन जीतते। क्योंकि जो इंडियन लोग थे वो ब्रिटिश को अपना सर्वे सर्वा मान रहे थे। और इसका एक रीजन ये भी था ना कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स थे वो मास को मोबिलाइज नहीं कर पाए थे। ये काम किसने किया? गांधी जी ने। गांधी जी घर घर चले गए, गांधी जी गांव में चले गए, गांधी जी लोगों के बीच में चले गए। इसीलिए तो उनको इतना महान बोला जाता ना। बैंड बजाती थी भैया, ब्रिटेन की बैंड बजाती थी। गांधी जी ने तो ऐसा वेपन खोज लिया था, ब्रिटेन जो था, ब्रिटिश अथॉरिटीज अगल बगल बगले झांक रही थी, अरे कैसे मुकाबला करें इनका? इतने खतरनाक इंसान, क्या करें हम? ये हमसे हिंसा कर नहीं रहा है, हम फोर्स बुला नहीं सकते, क्या करें हम? कैसे रोके इसको? लोगों का साथ मिला था गांधी जी को। गांधी जी को मार्क्सिस्ट ने बहुत भरा बुला कहा है। आपको बता दूं, गांधी जी को बुर्जुआ लीडर बताया है। अभी हम उसकी भी बात करेंगे। इंडियन नेशनलिज्म के कंटेक्स्ट में गांधी जी को बहुत खरी खोटी मार्क्सिज्म ने सुनाई है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहां पे मैं कहना यह चाह रहा हूं कि 1885 में जो दत्त थे वो बता रहे थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कोई बहुत ऐसा थोड़ी ना कि नेशनल यूनिटी के लिए वो काम कर रही थी, वो भी ब्रिटेन के लिए काम कर रही थी। और वो बुर्जुआ क्लास थी, मतलब उसमें खाली अपर क्लास के लोग थे, ठीक है। तो फायदा क्या है इसका? यहां पे ये बताते हैं कि शुरुआत में नेशनल कैरेक्टर बहुत ही कॉशियस था और लॉयलिस्ट कैरेक्टर था। लॉयल थे ना ये लोग ब्रिटेन के, ये थोड़ी ना चाहते थे। 1885 में जो लीडर्स थे वो नहीं चाहते थे ब्रिटेन छोड़ के जाए, वो चाहते थे हमको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन। धीमे धीमे उनको लगा कि हां छोड़ के जाना पड़ेगा, तब राष्ट्रवाद की भावना जागी, स्वराज की भावना जागी। आप समझ रहे हैं? तो ये चीज है। तो एक तरीके से बुर्जुआ क्लास थे। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यहां पे हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही इंडियन मासेज जो है वो यूनाइट हुआ। पेजेंट्री और इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास जो है तब उनका प्रेजेंस आया जब गांधी जी आए। आप समझ रहे हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें गांधी जी का रोल बहुत सबसे इंपॉर्टेंट था, किस तरीके से उन्होंने इसको कहते हैं कि यूनाइट किया मास को। लेकिन यहां पे ये बताते हैं दत्त गांधी जी को सही नहीं बोलते हैं। यहां पे बोलते हैं गांधी जी को कि जनरल ऑफ अनब्रोकन डिजास्टर्स। जो अनब्रोकन डिजास्टर्स हुए ना उनके जनरल थे गांधी जी, बुर्जुआ क्लास के मास्कॉट थे। ये तो सिर्फ यही चाह रहे थे कि कैसे लीडरशिप, मास मूवमेंट की लीडरशिप ले ले। भाई जितने भी मास मूवमेंट हुए, लीडरशिप किसके हाथ में थी? बड़े बड़े लीडर्स के हाथ में थी, अमीर लोगों के हाथ में थी। यही बोलते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बता रहे थे। देखिए मार्क्सिज्म जो है वो रेवोल्यूशन को फेवर करेगा, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस लिया गया। तो दत्त बताते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को इसलिए नहीं वापस लिया गया, ये याद रखिएगा, इनका मानना ध्यान दीजिएगा। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। ये आंसर में आपको कोट करना है अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट या अकॉर्डिंग टू दत्त, ये आप बताइएगा, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम, मार्क्स कटेंगे। ये बताते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसलिए वापस नहीं लिया गया था कि वो गांधी जी चाह रहे थे कि हिंसा ना हो, वो इसलिए वापस लिया गया था क्योंकि जनता मिलिटेंट हो जा रही थी और गांधी जी नहीं चाहते थे। गांधी जी अपनी हेजीमोनी नहीं खोना चाहते थे। तो ये बताते हैं इसीलिए से। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का भी यही हाल हुआ। जब 1932 में हाइट पे था तभी सिविल डिसोबीडियंस का डिक्लाइन होना शुरू हो गया। तो कांग्रेस का डबल स्टैंड है, कांग्रेस का डुअल नेचर है, ये आप समझे। ये तो बात हुई दत्त की। अब इसी में देसाई की जो किताब है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, दत्त के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो सोशल बैकग्राउंड ऑफ, अब दत्त क्या बताते हैं, ए आर देसाई, ठीक है। याद रखिएगा अभी मैं सिर्फ शुरुआत बता रहा हूं, ये लेक्चर लंबा होगा, सिर्फ बिगिनिंग्स बता रहा हूं। दत्त बताते हैं, दत्त 5 फेजेस में इसको बांटते हैं। इनकी किताब जो 1948 में पब्लिश हुई, इन्होंने 5 फेजेस में बेसिकली बांटा है, ठीक है। और ये बताते हैं कि हर फेज जो है वो एक पर्टिकुलर सोशल क्लास पे बेस्ड है। फर्स्ट फेज की बात करें तो इंडियन नेशनलिज्म का जो सोशल बायस बेसिस था बहुत ही नैरो था। मैंने बताया ना कि सोसाइटी का जो मेन तबका था, जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास गरीब, वो तो नेशनल कांग्रेस से जुड़ा ही नहीं भाई। और सेम चीज जिन्ना से हुई। ये जितने भी शुरुआत के लोग थे ना, जिन्ना हो गए और दादा भाई, ये सब सूट बूट वाली पॉलिटिक्स करते थे। याद रखिएगा ये लोगों से जुड़ नहीं पाए, वो गांधी जी ने किया। लेकिन मार्क्सिस्ट ये नहीं बताते, मार्क्सिस्ट बताते गांधी जी ने जो किया बहुत गलत था। वो तो बुर्जुआ के लीडर थे,
बाद में इनका भी इस चीज पे क्रिटिसिज्म हुआ, भी हम बताएंगे, उसको भी बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पे पहला फेज जो है वो इंडियन नेशनलिज्म का जो सोशल बायस है वो बहुत ही नैरो था। और ये सिर्फ जो इंडियन नेशनलिज्म को लीड कौन कर रहा था? इंडियन नेशनलिज्म को लीड इंटेलेक्चुअल्स कर रहे थे, जैसे राजा राम मोहन रॉय। देसाई बताते हैं राजा राम मोहन रॉय, उनके फॉलोअर्स जो हैं उनको पॉनियर्स ऑफ इंडियन नेशनलिज्म बताते हैं। लेकिन अगेन ये लोग भी तो कॉलोनाइजेशन मतलब वेस्टर्न की टीचिंग्स पे ज्यादा इंस्पायर्ड थे ना। राजा राम मोहन रॉय ने, वो लिविंग सुपर हीरो है, राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा को खत्म किया और बहुत, लेकिन राजा राम मोहन रॉय और जो इंटेलेक्चुअल्स थे वो कॉलोनियल रीडिंग से ज्यादा इंस्पायर्ड थे, आपको पता ही है। वेस्ट में जो रिनेसा चल रहा था, पुनर्जागरण चल रहा था, वो आइडिया यहां पे अप्लाई किया गया, आप समझ रहे हैं। तो ये पहला फेज था और ये 1885 तक चला है। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हो जाता है तब यहां पे दूसरा फेज शुरू होता है जो कि 1905 तक चला। अब 1905 तक जो फेज था ये नेशनल मूवमेंट का था। इसमें यहां पे बुर्जुआस के इंटरेस्ट थे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। यहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर आजादी नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि हमको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले। इसी दौरान मॉडर्न इंडस्ट्रीज को क्रिएट किया गया, एक नई क्लास ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट आई, ये नया फेज था, आप समझ रहे हैं। बहुत सारी एसोसिएशंस बनी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद बहुत सारी एसोसिएशन बनी। थर्ड फेज आता 1905 से लेकर 1918 तक, 1905 से लेकर 1918 तक। यहां पे इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो मिलिटेंट हो गया, रेवोल्यूशनरी फेज लेक्चर लिया मैंने, आप देखिएगा। चौथा फेज जो है वो 1918 से लेकर 1934 तक चला, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे नेशनल मूवमेंट का सोशल बेस तैयार हो गया। गांधी जी घर घर में जाके हर एक इंसान को सड़क पे ले आए कि चलो हमारे साथ चलो, नेशनल कांग्रेस तुम्हारे लिए काम करेगी। और आखिरी फेज बहुत ही कम्युनल रहा है जो कि 1934 से लेकर 1939 तक। ये एक ऐसा फेज, ये स्प्लिटिंग का फेज था। गांधीयन आइडियोलॉजी जो था विद इन द कांग्रेस जो है ये अब डिक्लाइनिंग पे थी। सुभाष चंद्र बोस हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए। सुभाष चंद्र बोस के तो गांधी जी से बहुत कॉन्फ्लिक्ट थे, आपको पता ही है। त्रिपुरी सेशन, पट्टाभी डिफीट इज माई डिफीट, जब सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा कर दिया गया था और पट्टाभी सीतारामैया हार गए, तो सुभाष चंद्र बोस जीते थे, अध्यक्ष हो जाते। वो सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष हो गए थे ना कांग्रेस के, यानी कि गांधीयन आइडियोलॉजी का डिक्लाइन होना शुरू हुआ थोड़ा बहुत। फिर सुभाष चंद्र बोस ने खुद ही इस्तीफा दे दिया बाद में, गांधी जी के प्रेशर में आ गए कांग्रेस वाले, ठीक है। और यहां पे कम्युनलिज्म भी शुरू हुआ, जिन्ना ने कम्युनलाइज करना शुरू किया। लाहौर डिक्लेरेशन आया कि अब पाकिस्तान बनेगा, टू नेशन थ्योरी आई। ये दो जो है, पामे दत्त की किताब और देसाई की किताब, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं शिफ्ट की। देखो इसमें डीडी कौशांबी का रोल बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डीडी कौशांबी की बात करें 1907 से लेकर 1966 तक रहे, इन्होंने शिफ्ट कर दिया, पूरा शिफ्ट कर दिया। यहां पे दोस्तों क्या है कि रोमिला थापा डीटी कौशांबी को एक शिफ्ट, मतलब पैराडिज्म शिफ्ट हुआ ये, है ना। इससे पहले जो बिगिनिंग्स अभी मैंने आपको बताई, जो बताया जा रहा था उससे बहुत कुछ उलट इन्होंने बताया। क्या बताया? देखो इसके पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि अगर हम बात करते हैं इससे पहले इंडियन हिस्टोरियोग्राफी को, मतलब जो पैराडिज्म शिफ्ट आए, ये किसने किए थे? एक बार जेम्स मिल ने किए थे और एक बार विंसेंट स्मिथ। लेकिन दोनों का ही ये मानना था कि इंडियन हिस्टोरियोग्राफी जो, जैसे जेम्स मिल की बात करें तो उन्होंने बताया था कि इंडियन सोसाइटी बहुत सुपरस्टिशियस है, बहुत अच्छी नहीं, बहुत बैकवर्ड है। और यहां पे अगर इधर विंसेंट स्मिथ की बात करें तो विंसेंट स्मिथ ने ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। उन्होंने मुस्लिम, हिंदूज और जो पूरा हिस्ट्री उसके बारे में बताया था। लेकिन डीडी कौशांबी का वर्क जो है वो कमाल का है। कौशांबी ने हिस्ट्री को कंप्लीटली डिफरेंट व्यू किया। यहां पे मिल्स के रिलीजियस पीरियडाइजेशन और स्मिथ का जो क्रोनोलॉजिकल अकाउंट्स थे, उन्होंने बताया कि इसकी कोई, कौशांबी ने बताया कि इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। मिल्स ने भारत को रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखा और स्मिथ ने, विंसेंट स्मिथ ने भारत को डायनेस्टीज के हिसाब से देखा, और कौशांबी ने इन दोनों का नकार दिया। ये बताते हैं, इन्होंने हिस्ट्री को ऐसे डिफाइन किया है, याद रखिएगा, ये भी लिख लीजिए, एज द प्रेजेंटेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव डेवलपमेंट इन द मीन्स एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि इन्होंने प्रेजेंटेशन, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सक्सेसिव डेवलपमेंट एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन से हिस्ट्री को डिफाइन कर दिया। क्रोनोलॉजी, फिर से बता रहा हूं, क्रोनोलॉजी, सक्सेसिव डेवलपमेंट, मीन्स एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, ये इन्होंने बता दिया। इसका मतलब ये बताते हैं कि एक प्री हिस्ट्री होती है ना, तो इन्होंने बताया कि हिस्ट्री को
कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द क्लासेस के रूप में ही हम देखेंगे। मार्क्सिज्म कहते थे ना डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, जो कार्ल मार्क्स ने बोला था, ये बता दिया इन्होंने कि हमारी जो इतिहास है दैट इज बेस्ड ऑन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, प्रेजेंटेशन, सक्सेसिव डेवलपमेंट और मीन्स एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन अदर वर्ड। फिर डायलेक्टिकल मेथड 1957, मिथ एंड रियलिटी लिखी 1962। कोशाम्बी ने यहां पे जो दो की मार्क्सिस्ट कंसेप्ट थे उनको रिजेक्ट किया। समझ रहे हैं? सबसे पहले तो एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन और स्लेवरी को, इसको इन्होंने रिजेक्ट किया। ये बताते थे कि भारत में एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन और स्लेवरी, इससे पहले हिस्टोरियोग्राफर्स ने, उन्होंने, कोशाम्बी ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। यहां पे हालांकि इन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि भारत में फ्यूडलिज्म था। अब देखिए फ्यूडलिज्म, अभी मैं नेक्स्ट अभी बताऊंगा मैं फ्यूडलिज्म की डिबेट क्या है। अभी फिलहाल आप ये समझिए कि कोशाम्बी ने ये बताया, ये बोला, ये माना कि हां फ्यूडलिज्म था, लेकिन एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन और स्लेवरी दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये नहीं था। साथ ही साथ यहां पे इन्होंने बोला, इन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि जो प्री क्लास सोसाइटी थी वो ऑर्गेनाइज्ड थी और वो ट्राइब्स में ऑर्गेनाइज्ड थी, और ये ट्राइब्स जो है वो स्मॉल थी, लोकलाइज्ड कम्युनिटी थी। यानी कि जो इंटायर कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री है ये हमारे ट्राइबल एलिमेंट्स दिखाता है, और यही ट्राइबल एलिमेंट्स हमारे यहां जनरल सोसाइटी में एक तरीके से फ्यूज हुए। तो यहां पे बता रहे हैं कि जो सोसाइटी है ना हमारी, वो लॉर्ड और टेनेंट वाली रिलेशनशिप है। इसमें एक बड़ा इंसान है और एक छोटा इंसान है, और छोटा इंसान बड़े को फॉलो कर रहा है, सिंपल सी बात है। अब दोस्तों हम इसी को ही थोड़ा एक्सटेंड करते हुए फ्यूडलिज्म डिबेट पे आते हैं। अब यहां पे हम फ्यूडलिज्म पे आते हैं। देखिए फ्यूडलिज्म डिबेट के हम डीडी कोशाम्बी को ही थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। कोशाम्बी ने बोला कि देखो ऐसा है ना कि फ्यूडलिज्म का मतलब क्या है कि एक स्टेट है जहां पे एक एम्परर है या पावरफुल किंग है। डीडी कोशाम्बी ने फ्यूडलिज्म को दो तरीके से समझाया। एक फ्यूडलिज्म एबव। अब फ्यूडलिज्म एबव से ये मतलब है ऊपर से फ्यूडलिज्म शुरू होता है, मतलब यहां पे एक एम्परर है और एक बहुत ही ताकतवर राजा है। उसने क्या किया है, उसके पास पूरी अथॉरिटी है कि वो, उसके पास लैंड है, उसके राइट्स हैं, उसके पास टेरिटरीज हैं। तो जो नीचे के रूलर्स हैं वो राजा को पैसा देंगे। राजा ने लैंड को है यूज करने को दे दिया। भाई गुप्ता पीरियड से फ्यूडलिज्म अगर भारत की बात करें स्टार्ट होता है, तो राजा ने लैंड जो है, जमीन जो है वो यूज करने को दे दी, जो नीचे के लोग काम करते थे। अब वो क्या करेंगे, वो पैसा देंगे बदले में राजा को। ये है फ्यूडलिज्म एबव। फ्यूडलिज्म बिलो का मतलब यह है कि जो गांव लेवल पे होता था, जो स्टेट लेवल पे होता था, इसमें पेजेंट्री इन्वॉल्व थी, यानी कि इसमें लैंड ओनर्स और पेजेंट्स इन्वॉल्व थे। अगर हम बात करते हैं फ्यूडलिज्म फ्रॉम अबव की, इसमें राजा और यहां पे जो नीचे आते थे वो इन्वॉल्व थे, ठीक है, राजा और रूलर्स, मतलब राजा और सबऑर्डिनेट्स। लेकिन जो फ्यूडलिज्म फ्रॉम बिलो है वो गांव लेवल पे होता था, वहां पे जो लैंड ओनर्स थे और जो पेजेंट्स थे वो इन्वॉल्व थे। ये दो फ्यूडलिज्म डीडी कोशाम्बी ने बताया, और इन्होंने बताया, डीडी कोशाम्बी ने जो आइडिया दिया, बाद में आर एस शर्मा भी उसको आगे ले गए। आर एस शर्मा की बहुत ही कमाल की बुक है इंडियन फ्यूडलिज्म 1965 की। तो यहां पे बताया कि देखो ऐसा है ना कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, डिक्लाइन, ट्रेड में डिक्लाइन आ रहा था और लैंड ग्रांट्स बढ़ते जा रहे थे। सैलरीज के नाम पे जमीनें दी जाती थी, पोस्ट गुप्ता पीरियड और गुप्ता पीरियड में भी। तो इसमें हम देखते हैं कि हुआ क्या कि लोगों के पास अच्छा खासा लैंड आ गया। जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो बाद में जमींदार हो गए, मतलब वही लैंडलॉर्ड जमींदार, उनके पास अच्छा खासा जमीन आ गया, और फिर यहां पे वो जमीन पेजेंट्स उस पर काम करते थे। तो एक तरीके से क्लास कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही ना। तो डीडी कोशाम्बी बोलते हैं कि हमारा फ्यूडलिज्म काफी वेस्टर्न है, लेकिन दोस्तों इसमें मतलब वेस्ट से मिलता है। वेस्टर्न, देखिए वेस्टर्न फ्यूडलिज्म बिल्कुल अलग है। अगर हम वेस्टर्न फ्यूडलिज्म की बात करें दोस्तों, तो वो ना क्या है कि वहां पे अलग है, मतलब वहां पे हम देखते हैं कि लैंड कंट्रोल जो है ना वो बहुत ही एग्रेसिव तरीके से होता है। जो लैंड ओनर्स हैं वो भयानक पेजेंट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, और जो पूरा प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, एक एक चीज जो है वो वहां के लैंड ओनर्स के पास थी। फ्यूडलिज्म बहुत एक्सप्लॉइटेटिव था। अगर आप मार्क्स को भी खड़ा कर दे, कार्ल मार्क्स को भी खड़ा कर दे और पूछे फ्यूडलिज्म बेटर था, क्योंकि फ्यूडलिज्म के बाद कैपिटलिज्म आया, कि कैपिटलिज्म बेटर था। मार्क्स इतने कट्टर विरोधी थे कैपिटलिज्म के, फिर भी वो बोलेंगे कैपिटलिज्म बेटर था। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, यहां पे डीडी कोशाम्बी जैसे हिस्टोरियंस बोल रहे हैं कि फ्यूडलिज्म जो है वो वेस्ट की तरह था भारत में। लेकिन फिर आते हैं हरबंस मुखिया। हरबंस मुखिया ने 1981 में एक आर्टिकल लिखा, फ्यूडलिज्म इन इंडियन हिस्ट्री, वॉज देयर फ्यूडलिज्म इन इंडियन हिस्ट्री। इसमें हरबंस बताते हैं कि जैसा वेस्ट में फ्यूडलिज्म था वैसा हमारे यहां नहीं था। हमारे यहां का फ्यूडलिज्म बहुत अलग था।
पहली बात तो हरबंस मुखिया बताते हैं कि फ्यूडलिज्म की कोई प्रॉपर डेफिनेशन है ही नहीं, कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है। फ्यूडलिज्म हर जगह अलग तरीके से चला है, भारत में अलग था, तो इसीलिए इसकी कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन है ही नहीं। ईस्टर्न यूरोप में ये डेवलप हुआ, हम देखते हैं कि यहां पे यूरोप में ये पूरी तरीके से डेवलप हुआ, लेकिन भारत का फ्यूडलिज्म इसलिए अलग था क्योंकि यहां पे पेजेंट्स के पास काफी कंट्रोल होता था। और यूरोप में हम देखते हैं कि यूरोप में जो फ्यूडलिज्म होता था वो इसलिए हुआ था कि वहां पे सोसाइटी में चेंज आने लगा था, जो सोसाइटी का बेस था उसमें डिक्लाइन होने लगा था। कुछ लोग बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए थे और कुछ लोग कमजोर हो गए थे, जो अल्टीमेटली पेजेंट्स बने। लेकिन भारत में फ्यूडलिज्म लैंड ग्रांट्स के रूप में हुआ है, यहां पे लैंड ग्रांट्स दिए गए हैं, ठीक है, तो यहां पे जमीनें बांटी गई हैं। यूरोप में बकायदा इसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल प्रोसीजर होता था, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं था। तो पेजेंट्स के पास पूरा कंट्रोल था, प्रोडक्शन का पूरा कंट्रोल होता था, इसलिए यहां पे हमको फ्री पेजेंट्री देखने को मिलती है। पेजेंट्स काफी हद तक स्वतंत्र थे। अब उसके बाद मुखिया के आर्गुमेंट्स को काउंटर करते हैं दोबारा आर.एस. शर्मा। आर.एस. शर्मा ने एक एस्से लिखा कि हाउ फ्यूडल वॉज इंडियन फ्यूडलिज्म, 1985 में ये एस्से लिखा गया। अब इसमें आर.एस. शर्मा कुछ बातों से, कुछ हरबंस मुखिया की बातों से सहमत है और कुछ से वो डिसएग्री करते हैं। अब हरबंस मुखिया की बात जो बताते हैं, हरबंस मुखिया बोलते हैं कि यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है, फ्यूडलिज्म यूनिवर्सल फेनोमेना नहीं है। आर.एस. शर्मा बोलते हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन भारत में फ्यूडलिज्म बिल्कुल था। आप जिस तरीके से पेजेंट्स को डिफाइन कर रहे हैं उस तरीके से भारत में नहीं था। भारत में फोर्स्ड लेबर था बहुत, इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री हम ये देखते हैं कि फोर्स्ड लेबर भी था, हमको ये एविडेंस मिलते हैं। देखो हम शिफ्ट हुए, पहले स्टोन एज आई, उसके बाद फिर हम एग्रेरियन सोसाइटी, फिर इकोनॉमिक एज आई। उसमें हम देखते हैं कि लैंड के हायरार्कियल राइट्स थे, सबसे ऊपर राजा होता था, उसके बाद वो लैंड ग्रांट्स अपने मंत्रियों को या लैंड ओनर्स को करता था, जो बाद में जमींदार हुए, तो उनके पास सबसे ज्यादा कंट्रोल था और वो पेजेंट्स को एक्सप्लॉइट करते थे। समझ रहे हैं, समझे? तो ये डिबेट जो है ये ऐसे ही झूलती रहती है। एक कहते हैं, लेकिन ज्यादातर हिस्टोरियंस का मानना है कि भारत में फ्यूडलिज्म था और काफी हद तक वो वेस्ट की ही तरह था, क्योंकि यहां पे हरबंस मुखिया एक आइडियलिक पिक्चर, प्री कॉलोनियल इंडिया की एक आइडियलिक पिक्चर, एक आइडियल होता है ना कि भारत में सब कुछ बढ़िया था, कोई फ्यूडलिज्म, यहां पे कोई गुलाम नहीं था, ऐसा पेश करने की कोशिश की गई है। लेकिन इरफान हबीब हो गए और उसके बाद आपके आर.एस. शर्मा हो गए, डी.डी. कोशाम्बी हो गए, ये सब बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, भारत में भी फ्यूडलिज्म था और एक्सप्लॉयटेशन होता था, क्लास स्ट्रगल हुई है भारत में, बिल्कुल क्लास स्ट्रगल हुई है। समझ गए? अब हम इंडियन नेशनलिज्म की बात करते हैं। इंडियन नेशनलिज्म की बात करें तो अब आप याद करिए, मैंने दत्त के बारे में और देसाई के बारे में क्या बताया था। अब आप इस कंटेक्स्ट में हम इंडियन नेशनलिज्म को समझेंगे। देखिए, दत्त ने बोला था कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट थे वो बिल्कुल एक तरीके से बुर्जुआ थे, कैपिटलिस्ट थे, लोग अपने हिसाब से चल रहे थे, लीडर्स पावर पे कब्जा करना चाहते थे, वो खाली पावर चाहते थे, वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे थे। लेकिन बाद के जो हिस्टोरियंस आए इसको इन्होंने नकार दिया। बिपिन चंद्रा बहुत ही फेमस हिस्टोरियन है, आप बिपिन चंद्रा की ही किताब पढ़ के, पहले तो अब तो स्पेक्ट्रम आ गई है लेकिन अभी भी बिपिन चंद्रा सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिपिन चंद्रा की किताब पढ़ के ही आप यूपीएससी का एग्जाम निकालते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो बिपिन चंद्रा जो थे वो मेजर क्रिटिक थे इस बात के। बिपिन चंद्रा ने राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, ये 1966 में ये किताब लिखी, और बिपिन चंद्रा ने ये बोला कि बिल्कुल भी नहीं, भारत के जो लीडर्स थे उनमें मोरालिटी थी, वो इंटेलेक्चुअल्स थे, और वही इंटेलेक्चुअल्स जो थे उन्होंने भारत को वो आगे लेके गए। तो इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स जो थे वो इंटेलेक्चुअल्स थे, यानी कि इससे पहले दत्त और देसाई के, आरपी दत्त और एआर देसाई के, उन्होंने जो व्यूज है उसको काउंटर किया कि भारत में जो लीडर्स आए दे वर ऑल इंटेलेक्चुअल्स और वो भारत के लिए काम कर रहे थे। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी क्लास को वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, वो कर रहे थे क्लास को रिप्रेजेंट, लेकिन ऑन द अदर हैंड वो काम भी कर रहे थे। दे वर जेन्युइन इंटेलेक्चुअल्स, आप समझ रहे हैं, जिन्होंने भारत को शेप किया। वो फिलोसफर्स थे, वो लोगों की चेतना को जगाते थे, ठीक है। अगर किसी भी क्लास को वो रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन वो भी वो आइडियोलॉजी के ही माध्यम से करते थे, आप समझ रहे हैं। अगर किसी जैसे हिंदू रूलर जो हैं, हिंदू लीडर्स जो हैं, वो अगर मान लो हिंदू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसमें भी आइडियोलॉजी आपको देखने को मिलती है। दे वर ओबीडियंट सर्वेंट, वो बुर्जुआ नहीं थे, ये बताते हैं बिपिन चंद्रा। हां, ओवरऑल इकोनॉमिक आउटलुक बिल्कुल कैपिटलिस्ट था।
वहां जो मॉडर्न लीडर्स है वो बिल्कुल कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी चाहते थे, क्योंकि उस समय कोई चारा नहीं था। कैपिटलिज्म भारत में चाहिए था। जैसे कांग्रेस जो थे वो सपोर्ट करती थी कैपिटलिस्ट। देखो कांग्रेस का, भले ही कांग्रेस ने बोला सोशलिस्ट, लेकिन अल्टीमेटली हमने थोड़ा बहुत तो कैपिटलिस्ट लिया ही ना। तो कांग्रेस को बिल्कुल कैपिटलिस्ट का सपोर्ट था, और नेशनलिस्ट, यही कैपिटलिस्ट जो बाद में नेशनलिस्ट बने, यही नेशनलिस्ट जो है वो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते थे। आप समझ रहे हैं? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो लीडर्स थे, वो बिल्कुल कैपिटलिस्ट थे। वो नेशन के लिए डिवोटेड थे। आप समझ रहे हैं? ये चीज है। यहां पे जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट क्लास है वो कोइंसाइड किया है चीफ नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि जो नेशनल इंटरेस्ट, जो देश के लिए सही है, वो कोइंसाइड कर गया इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट। क्योंकि अगर हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इंडस्ट्रीज लगाओ। समझ रहे हैं? सिंपल सी बात है। अगर इकोनॉमिक चेंज लाना चाहते हैं तो इंडस्ट्रीज लगाओ। कैपिटलिज्म तो लाना पड़ेगा ना, वरना कैसे होगा? ये बताते हैं। तो एक तरीके से बिपिन चंद्रा दत्त और देसाई के ही जो उनके व्यूज है उसको पूरा अबैंडन कर देते। वो बताते हैं कि पूरा जो मूवमेंट चला है वो एकदम ब्लडलेस था, कोई दिक्कत है ही नहीं। दूसरी चीज बताते हैं कि जो रिलेशनशिप था इंडियन मासेस और नेशनलिस्ट, ये हाँ बिल्कुल ये प्रॉब्लमेटिक रहा है। शुरुआत में हम देखते हैं जो मॉडरेट लीडर्स थे वो मास को नहीं ले पाए, लेकिन गांधी जी पूरे पब्लिक को साथ में लेके चलते थे, जिसमें लोअर क्लास, एग्रीकल्चर वर्कर्स, पुअर पेजेंट सब शामिल थे। तो हम ये देख रहे हैं कि ऐसा कहना कि बुर्जुआ क्लास थे, गांधी जी बुर्जुआ, ये पूरी तरीके से सही नहीं होगा। ठीक है? हाँ, लेकिन ये मानते हैं कि जो मासेस था वो पूरी तरीके से भारत के मूवमेंट से जुड़ नहीं पाया। द मासेस नेवर बिकेम एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल फोर्स। मासेस को इंडिपेंडेंस नहीं दी गई। मासेस के हाथ में कंट्रोल नहीं था, कंट्रोल हमेशा लीडर के हाथ में होता था। जो मासेस थी वो देवर पैसिव एक्टर्स, मतलब एक्स्ट्रा जो होते हैं ना, मेन आपके गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब लीडर्स आगे होते हैं, और बाकी जो मासेस हैं, बाकी जो लोग हैं, वो एक्स्ट्रास के तौर पे काम करते थे। पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो पूरा मिडिल क्लास लीडर्स के ही हाथ में था। ठीक है? तो ये चीज है। यहां पे बताते हैं कि जो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं, कंटिन्यूअसली वो चाहते थे कि जो नेशनल फ्रीडम मिले वो रेवोल्यूशनरी ना हो, एवोल्यूशनरी हो, ब्लडलेस, बिल्कुल खून ना बहे। चाहते तो खून भी बह सकता था, लेकिन रेवोल्यूशनरी ना होके एवोल्यूशनरी फ्रीडम चाहते थे। ठीक है? इसी स्ट्रैटेजी से तो वो कॉलोनियल रूलर्स पे प्रेशर बना पाएंगे। उनका एजिटेशन होता था पॉलिटिकल वर्क के द्वारा, रिप्रेजेंटेशन के द्वारा एजिटेशन करते थे, तभी तो क्रांति आ पाएगी। लेकिन ये क्रांति ब्लडलेस होगी, खून नहीं बहेगा, नॉन वायलेंट मैनर से हम कंट्री को लिबरेट करेंगे। ये बिपिन चंद्रा बोलते हैं। समझ गए? 1857 से लेकर 1947 बेहतरीन बुक जो आज भी आपको पढ़नी चाहिए, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, बिपिन चंद्रा जी ने लिखी है। उसमें वो दत्त और देसाई के व्यू से बिल्कुल अलग चले गए हैं। समझ रहे हैं? और बताया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत के लिए काम किया। भारत, इंडियन कांग्रेस की पॉलिसी ऐसा नहीं है कि वो कॉम्प्रोमाइज करना चाहते थे, नहीं, बिल्कुल नहीं। हां, हेजीमोनी उनकी थी, जो लीडर्स थे उन्हीं की हेजीमोनी थी। तो ये बताते हैं बिपिन चंद्रा। ट्विन एजेंडा था यहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का। सबसे पहले तो भारत के लोगों को एक देश दे दो और कॉलोनियल हेजेमोनी उनके पास आए। दूसरी चीज, कॉलोनियल रूल जो है, मतलब इंडियंस को यह समझना जरूरी है कि जो कॉलोनियल रूल, पहले ब्रिटिश को इनविंसिबल बोलते थे, वो इनविंसिबल नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो फिर ये पूरा 1885 से लेकर 1947 तक की जर्नी बताते हैं। समझ गए? ये सारी चीजें। फिर रेनेसा डिबेट भी हुई। रेनेसा डिबेट में दोस्तों क्या है कि यहां पे रेनेसा पे डिबेट, देखिए ये बताते हैं कि बंगाल रेनेसा, मार्क्सिस्ट स्कॉलर बताते हैं कि बंगाल रेनेसा बहुत इंपॉर्टेंट था। बंगाल से ही तो पुनर्जागरण आया, राजा राम मोहन रॉय और सब लोग। अब यहां पे जो डिबेट है कि एक तो भारत का जो पुनर्जागरण था वो यूरोप से ही लिया गया है। ठीक है? हम देख रहे हैं कि यूरोप और इधर इटली में रेनेसा आया, तो उसी से ही, उसी को ही पढ़ के, वेस्ट को ही पढ़ के भारत में भी अवेकनिंग हुई। ठीक है? 15th और 16th सेंचुरी में रेनेसा पे मेरा सेपरेट लेक्चर आप देखिएगा। ये जो इटली में आया है और जो पूरा यूरोप से ये रेनेसा चला है, उसी का ये इफेक्ट हमको बंगाल में देखने को मिला। दूसरा ये बोलते हैं जो मार्क्सिस्ट इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो ये बोलते हैं कि इंडियन रेनेसा जो है, वो यहां पे इंडियन रेनेसा का क्रिटिसिज्म होता, वो पूरी तरीके से वेस्ट से नहीं मिलता था। यही दोनों के बीच डिबेट है। एक कहता पूरा वेस्टर्न था, दूसरा कहता वेस्टर्न नहीं था, पूरी तरीके से वेस्ट नहीं मिलता था।
यूरोपियन रेनेसा में हम देखते हैं कि उसमें बहुत ज्यादा लिबरलिटी थी, भारत इतना ज्यादा मॉडर्निस्ट नहीं था। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।